मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी हमने दक्कन का पठार पढ़ लिया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमने पढ़ लिया, पूर्वी पठार हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आज की महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो हमें पढ़ना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार, और ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक, और इसके बीच में क्या है यहाँ पर? नीलगिरी। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे इसे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कैसे बने हैं सबसे पहले ये देखते हैं। तो नीचे की इंडियन प्लेट अफ्रीका से जुड़ी हुई, ऊपर क्या है? यूरेशियन प्लेट, और बगल में क्या है? अरब सागर। अरब सागर की भी एक प्लेट, अरब सागर की भी प्लेट है। और जैसे ये प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। मान के चलो ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप की बात करें तो महासागर वाला क्षेत्र है, वो बीच बीच में पूरा टापू वाला क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है। तो पानी वाला क्षेत्र है मतलब जो समुद्री प्लेट होती है वो कैसी होती है? भारी। और ये जो प्लेट होती है वो कैसी होती है? हल्की। महाद्वीपीय प्लेट का हमेशा कैसी होगी? हल्की। और बीच में क्या है यहाँ पर? 33 सागर, 33 सागर। और ये जब प्लेटें टकराती है तो इसमें एक ट्रेंच उत्पन्न होता है और ये है अरब सागर की प्लेट, अरब सागर की प्लेट। तो ये क्या हो गई? अरब सागर की प्लेट तो जहाँ के वही है और ये प्लेट टकराने के कारण ये इस तरीके से हो गई। तो ये पश्चिमी घाट जो है वो क्या है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, कगार बना हुआ है। अब यदि इसको हम एक अलग तरीके से देखें तो ये पश्चिमी घाट, ये दक्कन का पठार, ये पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तो ये है पश्चिमी, ये है पश्चिमी ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये क्या है? पूरा दक्कन का पठार। और ये क्या है फिर? पूर्वी घाट। और ये क्या बनेगा? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पहले भी मैंने बताया, सीधी सी बात है, ये कोई ना कोई भूसन्नति से हुआ है। ये फिर भूसन्नति से ही जब पर्वत बनते हैं तो बीच में क्या बनता है? पठार, और उसके आसपास क्या बनती है? पर्वतों की एक श्रृंखला, जिसे क्या कहते हैं? गांठ। उस पठार को क्या कहते हैं? गांठ। जैसे पामेर की गांठ हमने बताया। जब भी भूसन्नति से कोई
पर्वत बनता है तो किनारों पर पर्वत बनते हैं और बीच में एक चौरस पठार बन जाता है। तो वैसे ये दक्कन का पठार। और ये क्या बना, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी मतलब पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान। तो इतनी सारी अवधारणाएं हमें पढ़ना है। अब एक तरफ से यदि हम देखें तो कितने पार्ट है इसमें हमें पढ़ना है। आज जो हमारे टॉपिक में है तो उसमें हमें पढ़ना है पहले पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम, पूर्वी घाट। तीसरे नंबर पे पश्चिमी तटीय मैदान। चौथे नंबर पे पूर्वी तटीय मैदान। ये चार अवधारणाएं हमें पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर अब यहां से नदियों का उद्गम होगा तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट की नदियां और पश्चिमी घाट के पूर्वी तट की नदियां, ये भी हमारा टॉपिक होगा। ये समुद्र तटीय क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। यदि सरल सा क्वेश्चन बन जाए, ये बता रहा हूं मैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं, क्यों, पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन हमें देखना है। पूर्वी तट, पश्चिमी घाट के पूर्वी तट की ओर जाने वाली नदियां लंबी दूरी तय करने वाली होती है, डेल्टा बनाती है, क्यों। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट की ओर जाने वाली नदी एस्चुरी बनाती है, क्यों। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें तैयार करना है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है ये हमने पहले पढ़ा दिया। ये क्षेत्र कैसा है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, क्यों है, क्योंकि ज्वालामुखी लावे से निर्मित है, इसलिए ये है। शुरुआत करते हैं पश्चिमी घाट के विषय में। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ ली, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ ली विजया मैडम, जैसे हिमालय पर्वतमाला, उससे पहले काराकोरम पढ़ा अपन, फिर हिमालय पढ़ा, हिमालय के नीचे अरावली पढ़ा, अरावली के नीचे विंध्याचल पढ़ा, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पढ़ा, सतपुड़ा के बगल में यदि देखते तो गरजात पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ी पढ़ा। अब उसके नीचे नीचे उतरते हैं तो ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो लंबाई के आधार पर यदि देखें तो हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, पश्चिमी घाट। सोचो यदि यही क्वेश्चन विकल्प में आ जाता तो क्या हम इसको क्लिक कर पाते कि पश्चिमी घाट को, हम तो स्वीकार ही नहीं करते कि ये पर्वत श्रृंखला है करके, ये मानते ही नहीं, बोलते ये पर्वत श्रृंखला ही नहीं है। हम देखते अरावली तो नहीं है कहीं, विंध्याचल तो नहीं है, सतपुड़ा तो नहीं है, और हिमालय तो बोलते सबसे बड़ी है, पर इसमें क्या बोला, हिमालय के बाद। तो फिर हम कल्पना करते हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल इसमें से लंबी कौन सी है। क्लियर हो गया, कौन सी दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद में दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है। विस्तार देखो यहाँ पर, इसका विस्तार ये मैं बार बार मैप में बनाता हूं, ये बार बार बनाता हूं दक्षिण भारत का मैप। तो ये क्या चीज है यहाँ पे, ये वाला, ये काठियावाड़ क्षेत्र, और ये क्या है, हाँ, ये है कच्छ, कच्छ का रण, और ये है काठियावाड़। ये क्या है, काठियावाड़, ये है काठियावाड़ तट, काठियावाड़ क्षेत्र, याद रखना। और यहां से यहां नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की घाटी से लेकर यहां नीचे
नीचे तक, ये विस्तार है इसका। दक्षिण के पहाड़ियों तक बोलेंगे, पश्चिम घाट का विस्तार कहां से, ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तार। पश्चिमी घाट हम पढ़ रहे हैं, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, विस्तार। एक एक बात इसके नोट करेंगे। ताप्ती नदी से कहां तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक, नीलगिरी की पहाड़ियों तक। क्या कहते हैं इसे, सहयाद्री, सहयाद्री कहा जाता है। पश्चिम घाट और सहयाद्री में कोई अंतर है क्या? पश्चिमी घाट और सहयाद्री में कोई अंतर है क्या? मैं सरल सा क्वेश्चन पूछूंगा। पश्चिमी घाट, सहयाद्री, इसे सहयाद्री के नाम से जाना जाता है, लिख दिया मैंने। फिर भी दोनों के बीच में अंतर है, दोनों के बीच में एक मामूली सा अंतर है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में फिर वहां के 2-3 छोटे छोटे देश को भी शामिल कर दिया जाता है, तब जाके क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। नहीं तो इंग्लैंड उसका एक पार्ट है। तो ऐसे यहाँ पर पश्चिमी घाट एक पार्ट है, और उसमें यदि 2-3 और श्रृंखलाओं को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, वो सहयाद्री। तो सहयाद्री के लिए यदि हम देखें तो यहां पर है एक पर्वत श्रृंखला, पर्वत छोटा सा है, अजंता। ये क्वेश्चन बना था, अजंता। ये 2017 या 18 की पीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? तो वो कौन सी है, अजंता। अजंता कहां पर है, महाराष्ट्र। अजंता यहां पर है। अजंता के बाद में उसी के नीचे यहीं पर है, और इसका विस्तार इस तरीके से कि महाराष्ट्र तक चली गई है। और यह बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज, एक है बालाघाट रेंज, एक है ग्वालियर पहाड़ियां यहीं पर, ग्वालियर पहाड़ियां, ग्वालियर पहाड़ियां, ग्वालियर पहाड़ियां। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पश्चिम घाट ही है और उसके ये अंश है, विस्तार है। तो इसलिए सबको मिलाकर क्या कहा गया, सहयाद्री, और अकेले को क्या बोलेंगे, पश्चिम घाट। तो सहयाद्री के प्रमुख ग्वालियर की पहाड़ियां, अजंता और बालाघाट रेंज, इन सबको यदि शामिल कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, सहयाद्री। क्लियर हो गया? पश्चिम घाट का दूसरा नाम क्या है, सहयाद्री। अफ्रीका से निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में लिखेंगे। अफ्रीका से भारत के अलग होने के क्रम में, अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश का निर्माण हुआ, भ्रंश का निर्माण हुआ, और भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट रह गया। ये अरब सागर जो है, ये अरब सागर, और ये भ्रंश घाटी बन गया, और ये क्या बन गया, कगार। ये क्या बन गया, कगार। कगार किसे कहते हैं, ऐसी घाटी जिसका ढाल एकदम खड़ा। तो इसका जो ढाल है वो 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये 100 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री। तो इस तरीके से पश्चिम घाट का ढाल है। पश्चिम
घाट का ढाल कैसा है, इस तरीके से 45 डिग्री का ढाल। कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वी घाट का ढाल 9 डिग्री का है और इसका कैसा है 45 डिग्री, मतलब खड़ा कगार है ये एकदम। जबकि पूर्वी घाट का ढाल कितना पढ़ेंगे अपन, 9 डिग्री, 9 से 10 डिग्री के बीच में, और इसका कितना 45 डिग्री का ढाल। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी घाट का ये पूर्वी ढाल। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र है, तीव्र है, तीव्र है। इसके दक्षिण में, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसे पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ये क्वेश्चन भी एकदम याद रखना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है। दोद्दा बेटा, दक्षिण भारत का पढ़ते हैं अपन, है ना? अभी पढ़ेंगे, अभी मत लिखना। दोद्दा बेटा, ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की, दक्षिण भारत की नहीं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तब दोद्दा बेटा भी ऑप्शन में दिया हुआ था, अरावली भी दे दिया था। तो कई लोगों ने अरावली भी कर दिया था, जबकि अरावली उत्तर भारत में। भारत, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी अनायमुडी, केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, स्थित है। देखो यहां दक्षिण की कुछ पहाड़ियां देखते हैं, थोड़ा कठिन होगा। कठिन क्यों? क्योंकि ढेर सारी चीजें हमें समझना है, एक एक करके देखेंगे, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें ज्यादा ये नहीं देखना। तो ये जो हमने बताया था, यहाँ पर ये केरल वाला क्षेत्र, और यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक, एक तो ये हो गया। इसी के नीचे यदि देखें तो कार्डामम, कार्डामम, कार्डामम का दूसरा नाम क्या है? इलायची पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। इसी के आगे ये हम देखते हैं तो ये यहां पर ये है पालनी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां। यहां पर दो छोटी छोटी और है, एक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। यहाँ ये नाम रिपीट इसलिए है क्योंकि हम उड़ीसा में पढ़ेंगे महेंद्रगिरी, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण में भी एक महेंद्रगिरी है, उसका नाम महेंद्रगिरी है, और एक पूर्वी तट पर उड़ीसा में भी महेंद्रगिरी करके एक, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी। अब दक्षिणतम चोटी यदि पूछा जाए सबसे दक्षिण में क्या है, तो एक तो कार्डामम भी हो सकती है, पालनी पहाड़ियां पे भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास में और एक दो नाम है। तो एक है नागरकोई, इसको हम याद रखेंगे, ये बनाया है मैंने, नागरकोई, नागरकोई भारत की दक्षिणतम चोटी,
मुख्य भूमि की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? नागरकोइल। ये दक्षिण की पहाड़ी है। ये दक्षिण की पहाड़ियां, यदि कोई इतना सा क्वेश्चन आ जाए दक्षिण की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है, तो फिर यहाँ से हम अन्नामलाई से हम शुरू करेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नागरकोइल, महेंद्रगिरी, कार्डामम पहाड़ियां, इसके बारे में हम लिखेंगे। ये जो कार्डामम पहाड़ियां हैं काय के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, मसाले के लिए प्रसिद्ध है। इलायची है। इलायची क्या है? मसाला। इलायची मसाला है, चाहे पान मसाला बोले या अन्य मसाला बोले, लेकिन इलायची क्या है? मसाले के अंतर्गत आता है। तो ये मसालों के लिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, इसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो अन्नामलाई पढ़ा अपन ने, यहाँ पर एक और स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत में, ऊटकमंड, ऊटी। क्या है? ऊटकमंड या ऊटी। किस पहाड़ी पर है ये पूछ सकते हैं, तो अन्नामलाई पर। किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पर है ऊटकमंड या ऊटी। ऊटकमंड या ऊटी। अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। पश्चिमी घाट की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है ये। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। 2012 में इसे 2012 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया है पश्चिम घाट को। 2012 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। अब इसकी अन्य चोटियां देखते हैं। अन्य चोटी, पर्वत चोटियां पश्चिम घाट के बीच बीच में बनी हुई है। तो एक ये जो हमने बनाए हैं यहाँ बनाते हैं सबसे शुरुआत में। ये भी इसी का पार्ट है, सह्याद्री का। इसे कहते हैं सतमाला। क्या कहते हैं? सतमाला। सतमाला पर्वत चोटी है। कहाँ पर है? पश्चिम घाट के उत्तर में सतमाला। और ये भी सह्याद्री का हिस्सा है। सह्याद्री के लिए सतमाला, ग्वालियर पहाड़ियाँ, अजंता और बालाघाट रेंज, ये सब मिलाकर क्या करेंगे? सह्याद्री। तो इसमें सबसे पहले सतमाला। सतमाला के नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये पर्वत चोटी महाबलेश्वर। कौन सी नदी निकलती है महाबलेश्वर से? कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। ये क्या है? पर्वत चोटी, पर्वत है। वहां से पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। उसके नीचे कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां एक और है, लेकिन हम अभी इतना ही लिखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां काय के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। धारवाड़ क्षेत्र कहलाता है ये। कौन सा? धारवाड़, कल भी बताया था मैंने। और इसी के साथ में एक कर्नाटक में ही कुद्रेमुख। कुद्रेमुख ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, चोटियां है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी। कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर
कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर, नोट कर ले कहीं पर, कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर किसी ने पढ़ा है? देखो अब दक्षिण भारत का अलग पढ़ेंगे, है दक्षिण की पहाड़ियों का अलग पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का अलग, दक्षिण की पहाड़ियों का अलग, कर्नाटक का अलग पढ़ेंगे, महाराष्ट्र का अलग पढ़ेंगे। तो कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर जो है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों पर है और उसका नाम है मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी। महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई। कलसुबाई। किस रेंज पर है ये? हाँ जी, उत्तरी सह्याद्री। अब उत्तरी सह्याद्री पे अपन ने क्या बना दिया? सतमाला, है ना? सतमाला के पास में या सतमाला और ये इसके बीच में एक रेंज है, इसे कहते हैं हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। और यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया कलसुबाई। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री भी बोलेंगे या सतमाला रेंज, और सबसे मुख्य आंसर क्या है उसका? हरिश्चंद्र रेंज। और यहाँ पर कौन सी है? कलसुबाई। कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी। 3 प्रदेश पढ़ रहे थे इसमें, पर मुख्य रूप से 3 प्रदेश है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण। दक्षिण में क्या आएगा? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, इसमें पूरी दक्षिण की पहाड़ियां लिखी अपन ने। तो दक्षिण की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। कर्नाटक का अलग पढ़ेंगे, महाराष्ट्र का हमने अलग पढ़ा है, अलग पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ढाल है, खड़ा ढाल है ये, देखो चौड़ाई इसकी कम है, चौड़ाई इसकी कम है, और यहाँ तट भी छोटा है देखो, और जबकि यहाँ पर तट भी बड़ा है और यहाँ पर छोटा सा। तो इधर जो है एकदम ढाल खड़ा है, ढाल खड़ा है। तो यहाँ से जो नदियां निकलती है, नदियां निकलती है, अभी क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पर बंदरगाह वाला भी देखते हैं और नदियों वाला भी। तो यहाँ की नदियां जो है कम दूरी तय करती है। अब यहाँ से नदी निकल रही है और यदि पश्चिमी तो इधर जा रही है, ये तो ये नदियां कैसी होगी? छोटी छोटी होगी। ये नदियां कैसी होगी? छोटी छोटी। अब पश्चिमी घाट के पूर्व तट की ओर से नदियां निकलती है, जैसे यहाँ से महाबलेश्वर से, तो ये ऐसी ऐसी जा रही है, लंबी दूरी तय कर रही है। ठीक है। ढाल भी कैसा है? इधर 9 डिग्री का ढाल है और इधर कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो ढाल कम होने के कारण नदियां जो है लंबी दूरी तय कर रही है। लंबी दूरी तय करने के साथ ही वो क्या कर रही है? वो मैदानी क्षेत्र में जा रही है। और जब मैदानी क्षेत्र में जाती है नदी, तो क्या करती है? विसर्पण। क्या करती है वो? विसर्पण। और यहाँ की नदियां कैसी है? एकदम सीधी है। ये अंतर है पश्चिमी घाट की नदी और पूर्वी घाट की नदियों में। कम दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि कम समय मिल रहा है इनको, कम समय मिल रहा है समुद्र से मिलने के लिए। तो बहुत तेजी से आती है, ढाल ज्यादा होता है तो तेजी से आती है, और तेजी से आने के कारण ये समुद्र तट को काट पीट देती है, काट देती है। ऐसी जगह जगह से क्या कर देती है? ये ऐसे ऐसे काट देती है। कल मैंने एक बताया था फियोर्ड तट, पढ़ाया था ये फियोर्ड तट, और आज हम पढ़ेंगे रियो तट। रियो तट, रियो तट, फियोर्ड तट। जैसे मैंने नॉर्वे का उदाहरण दिया, फिनलैंड का उदाहरण दिया, तो ये वर्ल्ड मैप में देखो, ये इधर, ये यूरोप में, ये इधर है, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये इधर वाली जो नदियां, ये ध्रुवीय प्रदेश के लगभग के क्षेत्र के है ये देश। तो यहाँ पर हिमानियां होती है, और हिमानियां जो है समुद्र तट को काट पीट देती है, तो उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड। उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड। लेकिन वही यदि ये महाद्वीपीय क्षेत्र की नदियां जो है जल के माध्यम से, अपने वेग के माध्यम से समुद्र तट को काट पीट देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वो जो कटा फटा तट होता है वो क्या कहलाता है? रियो तट। रियो तट। क्लियर हो गया? फियोर्ड तट और रियो तट में अंतर।
अब दूसरा एक क्वेश्चन और छोड़ा था मैंने कि इधर जो है बंदरगाह ज्यादा मिलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, और उधर जो है उस साइड में जो है कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, न कि प्राकृतिक बंदरगाह। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ की नदियां कम दूरी तय करती है, पहाड़ी क्षेत्र पास में एकदम, पश्चिमी घाट प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, ये कोई गाद से बना हुआ है क्या? नहीं, प्राचीन चट्टानों से, धारवाड़ जैसे चट्टानों से बना हुआ है, मतलब कठोर चट्टानों से, प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से ये बना हुआ है। और यहाँ से नदियां कम दूरी तय करते हैं, कम दूरी तय करते तो कम गाद लेके आते हैं, और कम गाद होने के कारण सीधी समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र कैसा है वहां पर? साफ सुथरा एकदम, कोई कीचड़ मट्टी नहीं है। तो और साथ ही ये नदियां क्या कर रही है, समुद्र के किनारों को काट भी रही है, और इस कारण जो जहाज है वो एकदम किनारे तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। अब इधर क्या है, ये नदियां जो है यहाँ से ढेर सारा गाद बहा कर लेके जा रही है, विसर्पण कर रही है, डेल्टा बना रही है। नदी जब समुद्र तट पर जा रही है तो ढेर सारी मिट्टी वगैरह छोड़ रही, तो उथला तट हो गया यहाँ पर, और इधर गहरा तट है, उधर क्या है, उथला तट है। उथला तट होने के कारण जहाज जो है किनारे पर नहीं पहुंच पाते, फंस जाते हैं। अब जहाज को पहुंचाना है तो फिर वो मिट्टी को हटाना पड़ेगा, हटा के बनाना है, मतलब वो कृत्रिम बंदरगाह हो गया। और इधर क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह। भारत के जितने भी बड़े बंदरगाह, जैसे मुंबई की बात करें, न्यावा शेवा की बात करें, विशाखापत्तनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, ये सारे बंदरगाह कहाँ पर है? कोच्चि और विशाखापट्टनम। वो अभी पढ़ेंगे अपन। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन वो इसी तट के बंदरगाहों के अंतर्गत गिनेंगे उसे। यहाँ ये पूर्वी घाट, ये पूरब के बंदरगाह जैसे कलकत्ता है, हल्दिया है, ये इन बंदरगाहों की बात करेंगे, ठीक। और इधर जैसे बॉम्बे है, न्यावा शेवा है, मारमा गोवा है, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो ये बड़े गहरे बंदरगाह है, प्राकृतिक रूप से बने हुए बंदरगाह है। विशाखापत्तनम पूर्वी तट का बंदरगाह, बिल्कुल सही बोला आपने। हम इधर के पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। हाँ, और कुछ? ठीक है, जा सकते हैं। तो यहाँ के जो बंदरगाह कैसे होंगे? प्राकृतिक बंदरगाह होंगे। कारण भी बता दिए मैंने, नदियों के कारण, क्योंकि नदियां अपने अवसाद बहाकर नहीं लाती, एस्चुरी बनाती है, और उधर की जो नदियां है गाद बहाकर लेके जाती है, डेल्टा बनाती है, इसलिए वहां पर बंदरगाह भी कम है, और जितने भी है वो कृत्रिम बंदरगाह है। जैसे हल्दिया जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, कलकत्ता के भार को कम करने के लिए बनाया गया। इसी प्रकार बॉम्बे जो है वो पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसके भार को कम करने के लिए नवी मुंबई करके एक बंदरगाह बनाया गया है। क्या है उसका नाम? असली नाम क्या है नवी मुंबई का? न्यावा शेवा। ये क्वेश्चन बना हुआ है। नवी मुंबई बंदरगाह को वास्तव में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? न्यावा शेवा बंदरगाह। मुंबई के भार को कम करने के लिए और कलकत्ता के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। क्लियर हो गया? बंदरगाह को भी हम इसी में दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहां से कच्छ के रण में यहां पर है कांडला बंदरगाह को देखेंगे। कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह, पश्चिमी घाट से ले और पश्चिम तट के बीच में कांडला बंदरगाह। उसके बाद में उसी के नीचे ओखा बंदरगाह। अलग मैप भी बना सकते हैं आप लोग, फट से नया मैप बना के उसमें दर्शा दिया करो। ओखा बंदरगाह, ओखा के बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर पोरबंदर, और फिर वहीं पर एक सूरत, ताप्ती नदी के पास सूरत। तो ये जो बंदरगाह है ये गुजरात तट पर बनेंगे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान पर, गुजरात तट। इसके बाद में नीचे आते हैं तो गोवा, दमन,
मुंबई, नवी मुंबई और मार्ग गोवा, ये यहां से यहां तक, ये कहां बनेंगे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में आएंगे। गोवा है, दमन है, मुंबई, नवी मुंबई और मार्ग गोवा। इसके बाद में नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में एक बंदरगाह महत्वपूर्ण है, कौन सा? मंगलूर, मंगलूर। कौन सा बंदरगाह है? मंगलूर। नीचे यदि देखें तो केरल, और केरल का बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि। केरल का बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि। ये हो गए पूर्वी तट के बंदरगाह। अब सॉरी, पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट पर यदि हम ऊपर से देखें तो सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता, और दूसरा कौन सा है? हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता, हल्दिया। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल। फिर उसके नीचे आते हैं तो फिर उड़ीसा, उड़ीसा में एक बंदरगाह बहुत फेमस है, कौन सा? पारादीप, पारादीप। उड़ीसा में एक बंदरगाह बड़ा फेमस है, पारादीप। उड़ीसा के नीचे कौन सा स्टेट पड़ता है? अब यदि हम दक्षिण भारत बनाते हैं तो फर्स्ट से हमें ऐसे स्टेट बनाते आना चाहिए। ये गुजरात, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, ये तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल। कौन सा? बंगाल। तट की बात, तेलंगाना अंदर है, हम तट की बात करें, ये तटीय प्रदेश है, ठीक। और इसके अंदर फटफट फटफट हमें ये हैबिट में होना चाहिए कि इस तरीके से हमें दर्शाते आते हैं। तो ऊपर से देख रहे हैं तो कोलकाता और हल्दिया ये कहाँ के बंदरगाह हो गए? पश्चिम बंगाल के। उसके नीचे उड़ीसा, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप। उसके नीचे आते हैं तो विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और तमिलनाडु में चेन्नई, और एक नाम जो एग्जाम में पूछा गया था, हमने कभी सुना भी नहीं, नागपट्टनम, है ना? नागपट्टनम, नागपट्टनम। और भी होंगे, आप लिखते जाना कौन कौन से बंदरगाह है। नागपट्टनम। तो ये बंदरगाह हमने एक साथ पढ़ लिए, जबकि उसको पूर्वी घाट में पढ़ना था, लेकिन अंतर करने के लिए हमने बता दिया। कुछ दर्रे भी है यहाँ पर पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं हम। चलिए नई स्लाइड ले लेता हूं मैं। दर्रे, कितने दर्रे पड़े हैं? 3 हैं। कौन कौन से? थालघाट, भोरघाट और पालघाट। पालघाट बहुत बढ़िया पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया पढ़ा है, लेकिन पढ़ना तो और भी है। पढ़ाई की कोई सीमा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हम दर्रे की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है कुंदाई बारी दर्रा, पहले नंबर पे कुंदाई बारी दर्रा, कुंदाई बारी दर्रा। और यह है यहाँ पर भरूच से दक्कन क्षेत्र की ओर जाने वाला है, ये वाला दर्रा। ये 1 नंबर का दर्रा हमने बताया। क्या नाम बताया? कुंदाई बारी दर्रा, गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाला दर्रा, कुंदाई बारी दर्रा। दूसरा है थालघाट। थालघाट ये पढ़ा अपन ने, बंबई से आगरा। ये सही है क्या? बंबई से आगरा। अब
यहाँ गलत भी लग रहा होगा, लेकिन यदि हम देखें कि ये कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है और वो आगरा कैसे पहुंचेगा उसका भी है। तो थालघाट वैसे नासिक से मुंबई, थालघाट दर्रा जो है नासिक से मुंबई, और मुंबई से ये 4 लेन से कहाँ जुड़ा हुआ है, आगरा। तो यदि मुंबई से आगरा जाना हो तो इस दर्रे के माध्यम से कहीं न कहीं गुजरना होता है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए मैंने उसे नोट कर लिया था। नासिक से मुंबई। फिर इसके बाद में भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट ये कहा जाता है, पुणे से मुंबई को जोड़ता है, ये पुणे से मुंबई को जोड़ता है। फिर एक अंबा घाट, अंबा घाट दर्रा, अंबा घाट पास, अंबा घाट दर्रा। रत्नागिरी का, रत्नागिरी महाराष्ट्र का एक फेमस स्थान है, वहां का आम भी बड़ा फेमस है रत्नागिरी के नाम से ही। तो रत्नागिरी से कोल्हापुर, अंबा घाट दर्रा रत्नागिरी से कोल्हापुर को जोड़ता है। एक है नानघाट दर्रा, नानघाट, नान घाट दर्रा, नानघाट दर्रा ये पुणे को जुन्नर से जोड़ता है, पुणे को जुन्नर, जुन्नूर, शिवाजी के समय में पढ़ा ना अपन ने, जुन्नूर का किला, उसकी बात कर रहे हैं। पुणे को जुन्नर से जोड़ता है नानघाट। एक और लिखेंगे हम, अंबोली घाट दर्रा, अंबोली घाट दर्रा। अब ये लिखा है हमने इसमें सावंतवाड़ी से बेलगांव, सावंतवाड़ी से बेलगांव को जोड़ता है। अब यदि सरल सा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कौन सा दर्रा है जो महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ता है, तो कौन सा होगा, अंबोली घाट दर्रा, अंबोली घाट दर्रा, अंबोली घाट दर्रा। पालघाट तो पता है, पालघाट कोच्चि को मद्रास से जोड़ता है या केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में, और चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है या केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा, पालघाट। कोच्चि को कहाँ जोड़ रहा है, ये चेन्नई से, चेन्नई से, या केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। एक और फेमस दर्रा है जो एग्जाम में पूछा गया है, सेनकुट्टा दर्रा, सेनकुट्टा दर्रा। हाँ, सेनकुट्टा दर्रा किसी ने सुना है, आपने तो पढ़ा है। हाँ, तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है ये। ठीक सही बोल रहे हैं, उधर ही है ये। सेनकुट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, तिरुवनंतपुरम से मदुरई। क्लियर हो गया एकदम। अब हम देखेंगे यहाँ के पश्चिम घाट के प्रमुख हिल स्टेशन, हिल स्टेशन कौन सा है, एक तो बता दिया मैंने, ऊटक मठ या ऊटी। इसके अलावा देखें तो लोनावाला, लोनावाला, खंडाला, खंडाला,
पंचगनी, अंबोली घाट, ऊटी या ऊटक मठ। क्लियर हो गया? ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं था। इसमें अक्सर ये लोनावाला पूछ लेते हैं, कहाँ पर है, खंडाला पूछ लेते हैं। खंडाला हमें ये तो पता था क्योंकि गुलाम फिल्म सबने देखी होगी, उसमें बोल एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, क्या था? नहीं पता किसी को, होना भी नहीं चाहिए। तो खंडाला जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन किसका पार्ट है वो? पश्चिमी घाट का पार्ट है, पश्चिमी घाट का है। ठीक, अंबोली घाट ये भी है। नदियां यदि देखें, ये अब नदियों की बात करें हम, इसको पढ़ते जरा अच्छे से। नदियां, कौन कौन सी नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है? नदियां, तो नदियों को हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा, पश्चिम और पूर्व। मतलब पश्चिमी घाट की नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, या पश्चिमी घाट से निकलने वाली वो नदियां जो पूर्व की ओर बहती है, तो ये पश्चिमी घाट है। और इसकी नदियां, तो यहां से नदियों का उद्गम होगा, या तो इधर बहेगी या फिर इधर बहेगी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो पेरियार, पेरियार नदी केरल में। कौन सी? पेरियार नदी। भरत पूजा यहीं पर है, केरल की एक बड़ी नदी है भरत पूजा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, भरत पूजा केरल। कर्नाटक में शरावती, शरावती नदी। इसके ऊपर कौन सा दर्रा बना है? ये जो गरसुप्पा जलप्रपात की बात करें, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में जब हम इधर जाते हैं गोवा तरफ ऊपर, तो मांडवी, और गोवा की एक नदी और है जुआरी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, जुआरी नदी, जुआरी नदी। फिर पश्चिम तरफ की नदियां, ऊपर ऊपर जो है उसका पश्चिमी घाट जो है थोड़ा सा चौड़ा है, चौड़ा है। ऊपर जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है, जो जिसमें नर्मदा घाटी, ताप्ती नदी घाटी है, उस कारण से पश्चिमी घाट का आकार कैसा, थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए है। केरल में भी नदियां हैं, ज्यादा नदियां केरल साइड में है, तो ये घाट भी थोड़ा सा चौड़ा है। पश्चिम घाट की चौड़ाई कहाँ अधिकतम है? तो गुजरात तट पर लिखेंगे, या फिर उत्तरी पश्चिमी घाट, उत्तर वाला पार्ट। तो यहां से जो नदियां निकल रही है, तो सबसे पहले तो एक नदी गोदावरी, गोदावरी लंबी दूरी तय कर रही है। उसके बाद में कृष्णा और कावेरी, कृष्णा, ये दोनों नदियां कहां से? महाराष्ट्र से। फिर कावेरी कर्नाटक वाले क्षेत्र से उद्गम होगा, तमिलनाडु की मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा यदि देखें तो तुंगभद्रा, ये तीन तो मुख्य नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा यदि देखें तो तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा, ये जो नदियां हैं पश्चिमी घाट से उद्गम होता है, लेकिन प्रवाहित किधर होती है? पूर्व की। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम पश्चिम घाट से होकर पूर्व की ओर बहती है? तो तीन नदियां इधर की दे देंगे और एक नदी इधर की दे देंगे। या फिर कौन सी नदी जिसका उद्गम पश्चिम घाट से होता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? ऐसा क्वेश्चन कोई
गुमराह करने के लिए बना सकते हैं। अब प्राकृतिक बंदरगाह क्यों है, इसका कारण तो बता दिया मैंने, लिख भी ले उसे। अवसाद न होने से पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है। प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है। देखेंगे अब यदि पश्चिमी घाट से कोई अवधारणा यदि हमारी छूट जाती है तो जब पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो उसके तुलनात्मक रूप से उसको भी क्लियर कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट ये इस तरीके से बना है, जबकि पश्चिमी घाट हमने क्या बताया था, सीधा बनाया था। मतलब पश्चिमी घाट सतत है और पूर्वी घाट खंडित है, असतत है। नदियों द्वारा इसे काट दिया गया है, कहीं पर है कहीं पर नहीं, कहीं पर पर्वत श्रेणी के रूप में, कहीं पर समतल हो चुका है, पेनी प्लेन हो चुका है। नदियों द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण भी वहां बीच बीच में कर दिया गया है। यहाँ पर देखें तो देखो ये महानदी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, वो हर नदी क्या बना देती है, यहाँ पर डेल्टा बना देती है। क्या बना देती है, डेल्टा। तो पूर्वी तट पर जो है वो देखने को मिलेंगे, डेल्टा वगैरह देखने को मिलेंगे। पहले हम पूर्वी घाट को क्लियर करते हैं, फिर पूर्वी तट। इसका विस्तार उड़ीसा से प्रारंभ होकर तमिलनाडु तक है। वह पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक अपर्दन होने से कम ऊंचा है। कम ऊंचा है। पश्चिम घाट की हमने औसत ऊंचाई लिखी थी क्या, नहीं लिखी थी, है उसको लिखेंगे। पश्चिम घाट वाले इसमें लिखेंगे औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर के बीच। पश्चिम घाट में कहीं पे भी लिख लो, औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर के बीच। जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर। 600 मीटर। 600 मीटर। मीटर। नदियां हमने देखी ली। नदियां भी यदि यहाँ देखें तो सबसे पहले इधर है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, फिर महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे हम इसमें। फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। ये नदियां सबसे महत्वपूर्ण इधर ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा और कावेरी ये नदियां हैं। अब एक और नदी छुटी है यहाँ पर गोदावरी के ऊपर, महानदी। एक नदी है महानदी। महानदी, ठीक। महानदी भी एक बड़ी नदी है इधर, महानदी, ठीक है। लेकिन ये पश्चिम घाट से उदय नहीं होता, इसका दक्कन के पठारी क्षेत्र से ही होता है। इसलिए हमने पश्चिम घाट तरफ महानदी को नहीं पढ़ा था, लेकिन इसलिए पूर्वी घाट तरफ प्रवाहित होती है, इसलिए पूर्वी घाट में इसे हम पढ़ेंगे। या सीधा सा विकल्प बन जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है
जिसका उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता। तो उसका विकल्प कौन सा सही होगा? महानदी। उसमें ये ऑप्शन सारे दिए रहेंगे, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी, ये 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें सही उत्तर कौन सा होगा? महानदी। यहाँ पर भी पहाड़ियों की रेंज है। तो सबसे पहले ऊपर अपन ने तो पढ़ लिया था, पहले गरजात पहाड़ियों से शुरुआत होती है इसकी। उसके नीचे यदि हम देखते हैं तो ये यहाँ पर उड़ीसा में मलयगिरी, मलयगिरी और वहीं नीचे महेंद्रगिरी, मलयगिरी महेंद्रगिरी, उड़ीसा में मलयगिरी महेंद्रगिरी। बीच में इन दोनों के बीच में महानदी प्रवाहित होगी, एक तरफ मलयगिरी और नीचे तरफ महेंद्रगिरी, और बीच में कौन सी नदी है? वहां पे महानदी इनके बीच में प्रवाहित होती है। फिर इसके नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यदि देखते हैं तो एरामाला, आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में देखेंगे, अब ये इधर यहां से एरामाला और नन्नामलाई, नन्नामलाई। देखो अन्नामलाई और नन्नामलाई, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अन्नामलाई यहाँ पर दक्षिण में और नन्नामलाई कहाँ पर है? पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में। नन्नामलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालीकोंडा और नागरी, वेलिकोंडा, पालीकोंडा और नागरी, ये पहाड़ियां हैं। एक के नीचे एक बनाएंगे। ये सब महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश में। 1 2 3। अब मैप में उसे दर्शाते चलो, वेलिकोंडा, पालीकोंडा और नागरी। इसके बाद में हम तमिलनाडु में आएंगे। तमिलनाडु में है जावदी पहाड़ियां और यहाँ पर जावदी पहाड़ियां और उसके बाद में शेवराय पहाड़ियां, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जावदी पहाड़ियां, शेवराय पहाड़ियां और इसके बाद में ये शुरू हो जाएगा कौन सा? दक्षिण की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां वगैरह रहेगा और बीच में आला कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी और इसके बगल में पूर्व दिशा में शेवराय पहाड़ियां, जावदी पहाड़ी। अब देखो हमने राज्य के हिसाब से बता दिया, मैप में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन राज्य के हिसाब से बता दिया। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ेगी, कौन सी आंध्र प्रदेश तट पर पड़ेगी, कौन सी उड़ीसा तट पर पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ नदी और इसमें ऐड करेंगे, जैसे है पेन्नयार नदी। यहाँ पर पेन्नयार नदी, ये इसी पहाड़ियों के बीच में से बनती है। पेन्नयार नदी, देखो पेरियार नदी अलग है, पेरियार नदी इधर जा रही थी और ये कौन सी है? पेन्नयार नदी, पेन्नयार नदी। एक है पेन्नार नदी, ये भी इधर ही है, ये पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, पेन्नयार नदी और पेरियार नदी। लेकिन पेरियार नदी किधर थी? इधर, है ना, पेरियार नदी। तो ये अंतर हमें थोड़ा सा याद रखना है, शब्दों के खेल में उलझना नहीं है। तो पेन्नार नदी बार बार पूछा जाता है, जैसे तुंगभद्रा पेन्नार नदी के बीच में जो 2 आब था, तो इनको लेकर विवाद, ये वो सब उसमें हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, पर ये हमें विशेष रूप से पढ़ने की जरूरत है। सबसे नीचे एक पर्वत श्रृंखला और है, यहाँ पर है मेलागिरी, शायद उसे हमने पढ़ लिया कहीं पर, याद रहेगा।
पूर्वी तट की प्रमुख नदियां, पूर्वी तट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है या चोटियां कौन कौन सी है, चोटियां कौन कौन सी है। अब कुछ और बातें लिखते हैं। ये जो पूर्वी घाट का हो या पश्चिमी घाट का हो, इनका निर्माण कैसे हुआ है? भूसंधि से हुआ है, भूसन्नति से हुआ है। तो कौन सी भूसन्नति से हुआ है? तो ये हुआ है कुड़प्पा भूसन्नति से, कुड़प्पा भूसन्नति से। निर्माण के समय में ये कौन से पर्वत थे? वलित पर्वत। गुड। निर्माण के समय में ये वलित पर्वत थे, लेकिन अभी कौन से पर्वत है? रेजिडुअल, है ना, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अभी और है, ठीक, लेकिन अभी महेंद्रगिरी लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा विवादित विषय भी है इसमें। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी भी बोलेंगे इसे। उड़ीसा के गजपति जिले में, उड़ीसा के गजपति जिले में। अब कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम पूर्वी घाट से होता है। अभी तक हमने वो नदियां पढ़ी जो बड़ी नदियां पढ़ी थी, उनका उद्गम कहां से हो रहा था? पश्चिमी घाट से, और वो पूरब की ओर बह रही थी। कुछ ऐसी भी नदियां जिसका उद्गम ही पूर्वी घाट से होता है, पूरब की तरफ ही बहती है वो। तो उसमें है जैसे वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, पलार नदी, सरदा नदी, सिलेरू नदी, सिलेरू नदी। इसकी जो लंबाई है पूर्वी घाट की, हमने औसत ऊंचाई लिख ली। लंबाई कितनी है? जैसे उधर कितनी पड़ी थी पश्चिम घाट की? 1600। पूर्वी घाट की है 1150 किलोमीटर लंबी। पूर्वी घाट की जो लंबाई है 1150 किलोमीटर लंबा। सर्वोच्च शिखर को लेकर विवादित, कहीं महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा और कहीं मिलता है जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ सर्वोच्च शिखर, जिंदगढ़, ये कहां पर है? आंध्रा में। जिंदगढ़ आंध्रा में है। विशाखापट्टनम चोटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, विशाखापट्टनम चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, 1680 मीटर। जबकि महेंद्रगिरी की कितनी थी? 1501। यही लिखा होगा, 1501 लिखा था महेंद्रगिरी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, 1501 मीटर, 1501 मीटर। ये जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में वर्षा का यदि देखें, वर्षा का यदि देखें तो पश्चिमी घाट में जो अरब सागर से उठने वाला मानसून है, इससे बारिश होती है। जबकि पूर्वी घाट में जो है दो तरीके की बारिश होती है, दो तरीके से। एक तो ये जो पश्चिमी घाट, ये जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, तो इससे भी बारिश होती है, लेकिन चूंकि इनकी हाइट कम है तो इसलिए सीधा कहां चल जाता है? कम बारिश होती है इधर, मानसून से कम बारिश होगी और ये उठ के सीधा कहां चल जाता है? असम वाले क्षेत्र में, मनीषराम वगैरह, वहां जाके सीधा ये टकराता है, क्योंकि इनकी हाइट कम होने के कारण वहां पहुंच जाता है। लेकिन वहां से टकराने के बाद इसकी कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, वापस हो जाता है, फिर लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ जो है पूर्वी घाट में दो बार बारिश होती है, एक बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है और दूसरा लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो बारिश अच्छी खासी होती है, पूर्वी तट समूह पर भी अच्छी खासी बारिश
होती है, इसलिए वनस्पति की दृष्टि से भरपूर क्षेत्र है ये, भरपूर क्षेत्र है, भरपूर क्षेत्र है। क्लियर हो गया? अब लास्ट अवधारणा को हम देखेंगे यहां पर। अब ये हमने पढ़ लिया पश्चिमी घाट, ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास में, पूर्वी तट, और ये है पश्चिमी तट। यहां से अक्सर क्वेश्चन उठता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। विभाजन का आधार राज्य हो सकता है या नदियां हो सकती है, राज्य हो सकता है या फिर नदियां हो सकती है। तो यहां राज्य की यदि बात करें, पूर्वी, इसको क्या करती है मैंने इसे, ये उड़ीसा, ये आंध्रा और ये तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। इधर देखें तो ये यहां से शुरू हो जाता है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर केरल। तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो पश्चिमी तट समूह को 4 भागों में बांटा गया है और पूर्वी तट समूह को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, गोवा भी है ना, तो महाराष्ट्र के सीमा से लगा हुआ है, अभी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इधर वाला पार्ट, गुजरात तट। ये वाला जो तट है ये कौन सा है, गुजरात, गुजरात तट, गुजरात तट। और ये कहां से है, कच्छ के रण से दमन तक, कच्छ के तट से दमन तक। ये कहा, ये कौन सा हो गया, कच्छ, और ये कौन सा हो गया, दमन, दमन तक। क्या है ये, गुजरात तट। इसके अंदर कच्छ का रण भी आ जाएगा, काठियावाड़ क्षेत्र भी आ जाएगा। उसके बाद में दमन से ये गोवा तक, ये क्या है, गोवा, दमन से गोवा। और ये कहलाता है पूरा कौन सा तट, कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट, कोंकण तट। फिर यहां से लेकर यहां तक ये पार्ट होगा हमारा मंगलोर। ये कौन सा है, मंगलोर, मंगलोर। और ये तट कहलाएगा कन्नड़, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और उसके नीचे वाला यहां से लेके यहां तक ये कहलाएगा, नहीं, ये कहलाएगा मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट। क्या कहलाएगा, मालाबार तट, मालाबार तट। तो 4 भागों में बांटा गया है, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में अंतर यदि देखें तो पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कम, पश्चिम तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है लेकिन डेल्टाई प्रदेश नहीं है, डेल्टाई प्रदेश नहीं, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है।
पश्चिम तटीय मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टाई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है। ये कुछ अंतर लिखना पड़ता है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में क्या अंतर है। अब यदि हम यहाँ से अभी तक जितना पढ़ा वो सब इसमें दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन, मंगलोर तट से कौन सी नदियां बहती है? मालाबार तट की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? और ये जो कोंकण तट की नदियां जैसे जुआरी और मांडवी, 2 नदियां बताई मैंने, तो ये गोवा के पास में बहती है, मतलब ये कोंकण तट की नदियां है। गुजरात तट की नदियां तो जैसे नर्मदा पड़ा, पन्ने, ताप्ती पड़ा, ये सब कौन सी नदियां हैं? गुजरात तट की नदियां है। और कौन सी होगी? साबरमती, माही को तो भूल ही नहीं सकते आप। क्यों? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या कर दिया उसने? रोल्टाई कर ली थी, ऊपर जाके वापस आ गई। कर्क रेखा को 2 बार उसने काट दिया। तो वो सब कौन सी नदी है? गुजरात तट की नदियां है। बंदरगाह भी पढ़ लिया अपन ने। गुजरात तट के बंदरगाह तो जैसे भरूच है, सूरत है, पोरबंदर है। भरूच तट के, कोंकण तट के बंदरगाह में दमन है ना, मुंबई, नवी मुंबई। फिर कन्नड़ तट के मंगलोर, और यहाँ मालाबार तट के कोच्चि। ये केरल तट पर क्या है? 2 झीलें भी है यहाँ पे मालाबार तट पर। इसे बोलते हैं बेक वाटर, पश्च वाटर, बेक वाटर या पश्च वाटर। और एक नाम क्या है इसका? लैगून। क्या है? लैगून झीलें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी है? अष्टमुडी। एक है अष्टमुडी और एक बिंबानाथ और अष्टमुडी। ये ऊपर बिंबानाथ और ये है अष्टमुडी। ये 2 झीलें भी है यहाँ पर। ये कौन सी है? लैगून झीलें है, बेक वाटर। क्या होता है कि समुद्र का जो जल है वो अंदर की ओर बंद हो जाता है, तो उससे क्या, उससे जो झील बनती है वो कहलाती है लैगून झील। अब यदि हम इसी को पूर्वी तट की ओर देखें, तो वहां पर भी कुछ झीलें हैं। उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील, लेकिन ये बेक वाटर नहीं है। चिल्का झील बेक वाटर नहीं है। ठीक, ये दूसरे तरीके की झील है, लेकिन लैगून ये नहीं है। फिर है गुजरात, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, यहाँ पर एक गोदावरी नदी और एक कृष्णा नदी, और इसके बीच में एक झील है। आंध्र प्रदेश में पड़ती है और उसका नाम है कोलेरू झील। एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है, उसका नाम क्या है? पुलिकट झील। अब इसका विभाजन भी यदि हम देखें पूर्वी घाट का, तो ये स्टेट के आधार पर बताया था मैंने, 3 भागों में किया गया है। ये तमिलनाडु वाला कोरोमंडल, ये उत्तरी सरकार, और ये उत्कल तट। 3 भागों में इसे बांटा गया। उत्कल तट, उत्तरी सरकार, और लास्ट में कौन सा? कोरोमंडल तट। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो। उत्कल तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप। उत्तरी सरकार तट की प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम। उत्तरी सरकार
तट की प्रमुख झील कौन सी है? तो कोलेरू झील। उसके बाद कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के बंदरगाह चेन्नई, नागपट्टनम। झील कौन सी है? पुलिकट झील। यहाँ डेल्टा भी है, पूर्वी तट पर डेल्टा भी है, जो नदियां हैं जो पश्चिमी तट से जो निकलती है, पश्चिम घाट से जो नदियां निकलती है और लंबी दूरी तय करती है। साथ ही बताएं, लंबी दूरी तय करने के कारण अपर्दन करने का ज्यादा मौका मिलता है। अपर्दन के साथ साथ वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो विसर्पण भी करती है। विसर्पण करने के कारण उनकी गति कम हो जाती है और कम होने के कारण अपने अवसादों को समुद्र के किनारे पर छोड़ देती है, तो डेल्टा बनाती है। तो सबसे पहला डेल्टा यहाँ पर मिलेगा महानदी का डेल्टा। ये कहाँ मिलेगा? उड़ीसा तट पर। महानदी का डेल्टा उड़ीसा तट या उत्कल तट पर मिलेगा। फिर उत्तरी सरकार तट पर कौन सा? गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी व कृष्णा नदी का डेल्टा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कोरोमंडल तट पर कौन सा डेल्टा? कावेरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदावाहिनी है, सदावाहिनी है, कौन सी है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो सदावाहिनी है, उसका कारण थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। क्या बताया होगा कारण इसका? बारिश। क्या है? बारिश। क्योंकि तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 12 महीने बहती है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इस क्षेत्र में, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इसके बावजूद ये पानी से मतलब पानी नहीं है, पीने का पानी से पीड़ित प्रदेश है ये पूरा। गोदावरी नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहां पर क्या पानी की कमी है। कारण क्या है इसका? गोदावरी नदी पानी की कमी है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन नदी है, बहुत पुरानी नदी है, बहुत अधिक अपरदन कर रही है। तो वो इतने मान के चलो कि हम यहाँ खड़े हैं, है, और नदी अपरदन करते हुए कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई है। तो यहाँ से यहाँ पानी कैसे ले आएंगे? नीचे से ऊपर पानी कैसे लेके जाएंगे? मतलब इतना, अब यहाँ पहुंच गए, मतलब इसका मतलब ये कुएं से भी पानी निकालना तो इतना गहरा करना पड़ेगा। पूरा वाटर लेवल क्या चला गया? एकदम नीचे चला गया। महाराष्ट्र क्षेत्र अभी सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है, किसान लोग आत्महत्या करते हैं, उसका कारण पानी की कमी। वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है, मतलब इतना अधिक अपर्दन के कारण वाटर लेवल नीचे चला गया। तो गोदावरी नदी का कि पानी जो है उपयोग करने योग्य नहीं है। बिजली के लिए जो उत्तर भारत से जो नदियां निकलते हैं जल विद्युत के लिए अनुकूल है, दक्षिण भारत की नदियां जल विद्युत के लिए अनुकूल नहीं है। तो उसका कारण एक ये भी है कि वो समुद्र तल से बहुत गहराई में अपर्दन करके बहुत गहराई पे चली गई है, तो इतनी ऊंचाई पर तो है नहीं कि पानी को रोक के ऊपर से नीचे गिराया जाए। तो इसलिए भी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं। चलो, काफी कुछ पढ़ने की कोशिश की हमने। अगला जो वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द्वीप समूह। द्वीप समूह हमें पढ़ना है, और इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कोस्टल प्लेन से संबंधित हो या घाट से संबंधित हो, कोई भी यदि अवधारणा हमारी छूटी हुई हो तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलो, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।